CMA का आज लेक्चर नंबर 14 है। क्वेश्चन दिए हुए थे आपको कुछ, उनके आंसर ज़रा मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर जी बेटा सबसे पहला कौन सा है? हाँ जी 12वां क्वेश्चन दिखाओ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 11 भी रहता था, क्वेश्चन 11 भी रहता था जी। ये भी आपके असाइनमेंट है, नोट कर लें। आज का होमवर्क ये मुझे कल देना चाहिए था लेकिन ये नहीं मैं दे पाया। 11 क्वेश्चन 11, बल्कि ये अभी पढ़ के फिर इसमें जो मसाइल होंगे पूछ लीजिएगा। फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 12 पर आएँ तो क्वेश्चन नंबर 12 में किसी ने कोई बात पूछनी हो? हाँ जी क्वेश्चन नंबर 12 में जो एडिशनल, अच्छा जी हाँ जी क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया मुकम्मल? आंसर दे के आई कैप का? अच्छा नहीं, आई कैप की वेबसाइट पे तो होते हैं। तो किसी ने किया हो ये पॉइंट? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, नहीं मेहनत करते। किसी ने किया हो ये क्वेश्चन और ये पॉइंट कर लिया आपने? ये वाला पॉइंट फ्यूल वाला, फ्यूल ठहर जो एक मिनट। फ्यूल कॉस्ट का पॉइंट किस अटेम्प्ट का सवाल है ये? 22 का जी। कैलिफोर्निया, अच्छा जी। आप बेटा फिगर्स बता किया आपने? ये बच्चे जिन्होंने पेन पकड़ा हुआ हाथ में, आपने किया हुआ है? फिगर्स बोल दे ज़रा, ये पीछे जो बैठे हैं ब्लैक शर्ट में, प्लीज़ फिगर्स बोल दें। आप नहीं भाईजान, ये भाईजान, हाँ जी प्लीज़, शुक्रिया, बताएं। रेंट बता रहे हैं आप, ये फिगर्स? हाँ रेंट डिवाइड करके क्या आता है डिपार्टमेंट ए का? और ठीक है उसको राउंड करके बताओ यार। 1 2, अच्छा पूरा लिखा है आगे। 937 हमने 938 लिखा आगे। 187 मैं लिखता हूँ आगे। 1 to 4 पॉइंट समथिंग मैंने 125 लिखा है। अच्छा फ्यूल कॉस्ट क्या लिखी है आपने? फ्यूल कॉस्ट, अच्छा BAC का नहीं, ये गलत है। अच्छा जी फ्यूल कॉस्ट क्या लिखी है जी? 990 और 810 वाले ठीक हैं, 990 और 810 फ्यूल कॉस्ट। चलें इसको छोड़ दें, आगे डेप्रिसिएशन बताएं बेटा। है डेप्रिसिएशन कि नहीं बीच में? हाँ जी बताओ बेटा डेप्रिसिएशन कितनी है? यही पॉइंट क्वेश्चन 11 में भी है। डेप्रिसिएशन के साथ लिखा नहीं बिल्डिंग की है, मशीन की है, किस चीज़ की है। तो अगर क्वेश्चन में रेंट एक्सपेंस दिया हो तो इसका मतलब होता है बिल्डिंग हमारी अपनी नहीं है। और अगर बिल्डिंग आपकी अपनी नहीं है तो अपनी बिल्डिंग के अलावा तो डेप्रिसिएशन नहीं होती। डेप्रिसिएशन होती है अपनी चीज़ की है, अपने एसेट की। बात समझ आ रही है? यही पॉइंट 11वें सवाल में कल एक खातून पूछ के गई हैं तो उनको बताया था। अगर सवाल में खाली डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिल्डिंग की है, मशीन की है या किसकी है? तो अगर क्वेश्चन में रेंट एक्सपेंस आया तो इसका मतलब है बिल्डिंग आपकी किराए की है, और किराए की बिल्डिंग की तो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते ही नहीं। हम तो मलकियत वाली चीज़ों की डेप्रिसिएशन निकालते हैं जो हमारी ऑनरशिप में हो। इस सवाल में फिर आपको ये ज्यूम करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन मशीन की है, और सवाल में वैल्यू ऑफ मशीन होनी चाहिए, नहीं दी हुई वैल्यू ऑफ मशीन या मशीन कॉस्ट नहीं दी हुई, तो मजबूरन मशीन आवर्स की बेस पे करेंगे। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग की एज्यूम क्यों नहीं की?
रेंटेड बिल्डिंग है, रेंट नजर आ रहा है क्वेश्चन में, यही सेम पॉइंट 11वें में भी है। अगर सवाल में रेंट ना दिया होता, अगर सवाल में रेंट ना दिया होता, फिर आपके पास दो आंसर बन जाने थे अलग अलग। कुछ बच्चे बिल्डिंग के एज्यूम कर लेते, कुछ बच्चे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन एज्यूम कर लेते, दोनों आंसर ठीक होते, लेकिन नीचे पेपर में एजम्पशन लिख के आते कि वी हैव एज्यूम दैट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर्टेन टू या रिलेटेड टू मशीन या बिल्डिंग, ये एजम्पशन फिर लिखाएंगे। जब भी दो सोल्यूशन पॉसिबल हो तो आप जिस सोल्यूशन को या एजम्पशन को फॉलो कर रहे हैं, फिर आपको वो एजम्पशन स्ट्रेट करनी है, एग्जामिनर को अंधेरे में नहीं रखना, उसको बताना है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अभी हमने डेप्रिसिएशन मशीन की क्यों एज्यूम किया है, बिल्डिंग की क्यों एज्यूम नहीं की, तो ये आप उर्दू में अपने लिए लिख लें, क्योंकि सवाल में रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है। जब भी फैक्ट्री का रेंट दिया है तो बिल्डिंग हमारी अपनी नहीं है, और अपनी बिल्डिंग नहीं है तो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग नहीं हो सकती इस सवाल में। ये उर्दू में अपने लिए लिख लें ताकि आपको बाद में याद रहे। हफ्ते बाद ही आपके जेहन से निकल जाना है, भूल जाना है, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं होऊंगा ना, अभी तो मैं बता रहा हूँ। फिर आप कहेंगे सर आपके दिमाग में ये सवाल आना ही आना है मस्ट, सर ने बिल्डिंग की क्यों नहीं एज्यूम की। तो बेटा अगर क्वेश्चन में रेंट एक्सपेंस हो तो बिल्डिंग मलकियत वाली नहीं है हमारी, हमारी होती तो हम किराए पे क्यों लेते, और किराए की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन नहीं ली जाती। पता लग गया? अच्छा, जिन्होंने डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग लिया है वो सारे बच्चे जो हैं उनका सोल्यूशन गलत है। यानी सोल्यूशन आई कैप ने ये बहुत हाई लेवल पे ले गया बात को, मतलब टेक्निकल बना दिया ना काफ़ी। सवाल के अंदर ऐसी कॉमन सेंस छुपा गया है कि वो तो अकाउंटिंग जिसको अच्छी आती है, इंट्रो टू अकाउंटिंग, जिसकी सेंसेस आज़ाद हैं, उस वक्त दिमाग हाजिर है, नींद में नहीं है, वो कर सकता है। जो जाग के सवाल कर रहा है, जो कैजुअल एटीट्यूड से कर रहा है, वो बेचारा ये पॉइंट पिक नहीं। वैसे ये सवाल 2 दफ़ा पॉइंट आ चुका है, ऊपर नीचे लिखा हुआ है। एक 2014 के सवाल में था और ये कौन सी अटैम्प्ट का है। तो आप देखें पास्ट पेपर वाले पॉइंट रिपीट होते हैं। ये बात आपको मेरे पेपर इसमें नज़र आएगी, क्योंकि मेरे पास तो सारे ही सवाल हैं 2001 से ऑनवर्ड। ये सारे इसमें सवाल, इतने ये सवाल कहाँ से आ गए, ये सारे सवाल पुरानी कॉस्ट के भी हैं और आपके लिए रेलेवेंट हैं। तो आपके पॉइंट्स रिपीट होते हैं, सवाल सेम टू सेम छापा नहीं लगता, रिपीट होते हैं पॉइंट्स। और वो जो ट्रिकी पॉइंट, यहाँ फ्यूल वाला पॉइंट पहली दफ़ा आया है, ये फ्यूल वाला पॉइंट पहली दफ़ा आया है। हाँ जी, फ्यूल वाला पॉइंट जिसने किया है 990 था और 810। जी बेटा मैं रकमे बोल रहा हूँ 1000 में, ज़रा सब चेक कर लो, ताकि मैंने रेंट की रकम है 1250, तरतीब से बता रहा हूँ, 1250 1000 कॉमन लेके 938 187 और 125। मैंने फ्यूल किया है 990 810 और आई कैप ने भी ऐसे ही किया हुआ। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन मैंने मशीन के एज्यूम किया है 1294 और 706। अगला इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एरिया की बेस पे करना है 550 412 83 और आखिर में 55। टोटल क्या आता है, टोटल वो सही कर लें जिन बच्चों का वो बेचारों का वो फ्यूल गलत हो गया ज़रा। 4084 डिपार्टमेंट ए, मैं टोटल नहीं बता रहा, मैं डिपार्टमेंट वाइज ही बता रहा हूँ। 4084, फिर है 2866, फिर है 270 और उसके बाद है 180। और इस सवाल में मेरा ख्याल है उसने इक्वेशन मेथड कहा था, तो आपने इक्वेशन बनानी थी डिपार्टमेंट एस ए की और एस बी की। तो एस बी की इक्वेशन पहले बन जाएगी शायद। हाँ जी, क्या इक्वेशन बनती है डिपार्टमेंट एस बी की और एस ए की। तो बेटा डिपार्टमेंट जो एस ए है और एस बी, जिसकी मर्जी पहले बना लो, वैसे हम एस बी को पहले और ए को ज़ीरो करेंगे तो बी की बनेगी। तो एस बी की इक्वेशन बनेगी 180 प्लस, हाँ जी 20% ऑफ एस ए, और एस ए की इक्वेशन बनेगी 270 प्लस 15% एस बी। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन बननी थी, इक्वेशन बनने के बाद जो जवाब आता है इक्वेशन का, तो मेरा ख्याल है एस ए का जवाब आता है 306 और एस बी का जवाब जो आता है 242 मेरे पास आ रहा है, 241 या 2 जो भी है। फाइनल आंसर हमारे पास जो आ रहा है
हाँ जी, SA का आंसर आ रहा है मेरे पास 431500 और SB का जो जवाब आ रहा है 3085 डिवाइडेड बाय मशीन आवर की बेस या लेबर आवर जो कहा होगा। तो पहले डिपार्टमेंट में मशीन आवर की बेस रखनी है, दूसरे डिपार्टमेंट में लेबर आवर की रखनी है 10,000, खुद बताया हुआ है। तो आंसर आएगा 196 मेरा ख्याल है 0.14 और अगला आएगा 308.50 या 49 जो भी है पर लेबर आवर। लें जी, ये आंसर है। असल मसला फ्यूल कॉस्ट का है, जिसकी फ्यूल कॉस्ट गलत है उसके आंसर गलत हो सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। जी बेटा क्या देखना है, क्या पूछना है मुझसे पूछो। पता लग गया? नज़र नहीं आ रहा क्या आ गया? हाँ जी, फ्यूल कॉस्ट कैसे आएगी? क्वेश्चन में कहा हुआ था, क्वेश्चन में कहा हुआ था फ्यूल कॉस्ट। जी किसने किसने की थी? आपने की है 990 और 810 और किसी ने की है इधर से? आपने भी किया है। एक्सप्लेन करें क्या कहता है उस पॉइंट में। इस पॉइंट में ये कहता है कि 50% जो फ्यूल है ना वो मोर इससे AB से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो इसको इसकी जो रकम थी इसको प्लस 50% मोर करना था। इसके जो 1200 है और 50% मोर करना था। और ये नहीं, घंटों को तो उसने कहा ही नहीं ज़्यादा होंगे, उसने कहा 50% कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो आपने तो घंटे ज़्यादा कर दिए हैं। घंटे का लिखा हुआ है कि मशीन आवर ज़्यादा होंगे, ठीक है, नहीं लिखा ही नहीं लिखा हुआ मशीन आवर। आपका बाय चांस सही हो गया है जी। और जिन्होंने किया प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें। हाँ जी, जी बताओ, कराओ, रख में बोलो कैसे बताओ, कैलकुलेटर बता दो कैसे किया है, कोई मसला नहीं। फ्यूल कॉस्ट है कितनी टोटल? 1800, ठीक है। 30, अच्छा ये रेट आ गया 52.94, अच्छा आगे ये हमारे पास डिपार्टमेंट AB का निकला है। ये रेट आ गया ना, टोटल खर्चा डिवाइड बाय टोटल बेस। आगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22,000 से, तुम्हारे पास AB का आ जाएगा 22,000 से। अच्छा कितना आता है? 1164.68। हाँ लेकिन आपने तो 990 बताया था, जब आप पहले घर से करके आए तो 990 बता रहे थे, अभी 1164 हो गया। इसका मतलब है गैस वर्क था, चेंज हो गया गैस। आपने ये तो भूल गए हो। हाँ, ऐसे तुक्के हिट एंड ट्रायल नहीं करना, एक तरीके पे कायम रहो बेटा। नहीं, ये गलत बात है कि ज़बरदस्ती जवाब टैली नहीं करना। 990 और 810 उस वक्त, अभी आप घबरा गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा किया आपने ठीक था, वो बताया नहीं जा रहा आपसे। जी हाँ, ये देखो जी, ये रेट निकाला आपने भी यही यही कैसे निकाला है? 18 लाख। ये तरीका तो गलत है वैसे, ये 18 लाख जी इज इक्वल टू, चलो इधर लिख दिया 22,000 एक्स या चलो डॉट लगा लो। अच्छा अब ये क्या है, इसको एक्सप्लेन भी कर दो। ये सर जो 22,000 है, ये नंबर ऑफ कॉस्ट है, इनको हमने एक्स लेट किया कि उसके जो पर लीटर की वैल्यू है वो आ जाएगी। पर लीटर ना कहें, आप कहें फ्यूल कॉस्ट पर आवर। हाँ यही मैंने भी ऐसे ही करना था, ठीक है। देख लें जी, सुन लें, इन्होंने ज़रा डायरेक्ट बच्चे ने कर दिया, मैं ज़रा सपोज करके करूँगा।
उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा था कि टोटल फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा इस्तेमाल कम हो रही है, उसने कहा है पर आवर जो फ्यूल कॉस्ट है, पर आवर जो फ्यूल कॉस्ट है डिपार्टमेंट ए बी में, डिपार्टमेंट ए सी में, डिपार्टमेंट ए सी की जो फ्यूल कॉस्ट है पर आवर वो डिपार्टमेंट ए बी की फ्यूल कॉस्ट से 50% ज़्यादा है। डिपार्टमेंट ए सी की फ्यूल कॉस्ट, टोटल नहीं, पर आवर, टोटल नहीं कहा, पर आवर फ्यूल कॉस्ट जो है, पर आवर फ्यूल कॉस्ट, वो तो पता ही नहीं पर आवर कितनी है, पर आवर फ्यूल कॉस्ट जो है वो डिपार्टमेंट ए सी की ए बी से ज़्यादा है। अब ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से बनना है, ये शक्ल आपके दिमाग में होनी चाहिए थी कि भाई टोटल फ्यूल कॉस्ट इज इक्वल टू होगी फ्यूल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए बी प्लस फ्यूल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए सी। अब अच्छा, अब उसने ये तो रकम 18 लाख रुपए दे दी, फ्यूल मशीन के चलने पे डिपेंड करता है, हमने कहा था फ्यूल किस पे डिपेंड करता है, तो उसने कहा जो फ्यूल कॉस्ट पर आवर है, मतलब पर मशीन आवर है, वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला इसमें लगा होगा फ्यूल कॉस्ट पर मशीन आवर इनटू मशीन आवर्स ऑफ ए बी। इसके पीछे ये फॉर्मूला लगा हुआ है और इसके पीछे क्या लगा होगा, फ्यूल कॉस्ट पर आवर इनटू मशीन आवर ऑफ बी। अब देखें इनमें से कौन कौन सी रकमें दी हैं, जो रकमें दी हैं ठीक है, नहीं तो एक्स रख लो, ये मैथ का असूल है हमारा। तो ये रकम दी हुई थी हमें, चलो यहाँ फिलहाल अभी यहाँ रकम लिखने के बजाय टोटल फ्यूल कॉस्ट लिख देते हैं पूरे बिजनेस की। अब जहाँ जहाँ रकमें मौजूद हैं, ये 18 लाख है, ये इसके कितने मशीन आवर थे 22,000, इसके मशीन आवर 12,000। मसला ये है कि सवाल में पर आवर मशीन सॉरी फ्यूल कॉस्ट पर मशीन आवर नहीं है, ये नहीं है, तो अब हम इसको एक्स रखने पे मजबूर हैं। ये किसी और चीज पे डिपेंड नहीं की, आपस में एक दूसरे पे डिपेंड की हुई हैं, आपस में एक दूसरे पे डिपेंड की गई हैं। कौन सी किससे ज्यादा है, डिपार्टमेंट ए सी की जो ये फ्यूल कॉस्ट पर आवर है ये इस रकम से 50% ज्यादा है, तो जो बेस फिगर है वो ये डिपार्टमेंट है। ये मेरे पास हो तो ये 50% करके ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो बाकी सवाल हल हो जाएगा, कोई मसला नहीं। इसका मतलब है मैं यहां पे मजबूरन सपोज करूंगा, लेट सपोज फ्यूल कॉस्ट पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट ए बी एक्स है, एक्स सपोज किया है, और फ्यूल कॉस्ट पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट ए सी, क्योंकि ये x है तो 50% ज़्यादा होने का मतलब है 50% x कर लो, या डायरेक्ट इसके मुतबादिल बेहतर होता है वो लिख लो 1.50x। पता लगा ये कहाँ से आया 1.50x कहाँ से आया, जो x था ना उसी का 50% लेकर ऐड किया, तो इस x के साथ 1 होगा, ये x के साथ क्या है 0.50, तो वो रकमें नहीं है ना, जब रकमें नहीं है तो x के साथ वो रकमों वाला गेम खेलते रहो। तो ये ले जी, ये रेट आ गया, ये x है और ये क्या चीज़ है 1.50x है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा देता हूँ, ज़रा डॉट। अब आप इसको सॉल्व कर लें। हाँ जी, यही आया था घर में, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग फ्रेश था, अभी आप घबरा गए हैं कि आपने भी वही होगा। तो अब इसमें जो x निकलेगा, x जो इसमें आएगा ना सॉल्व, वो तो आप कर लेंगे कैलकुलेटर पे। मेरी बात समझ आ रही है? अगर वो पर आवर ना कहता, वो कहता टोटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ ए बी के मुकाबले में ए सी ज्यादा है 50%, अगर वो टोटल को कहता ना, फिर मैंने ये गेमें नहीं खेलनी थी, फिर मैंने पता क्या करना था, इस टोटल को मैंने रख लेना था x और इस टोटल को क्या रख देना था, पर आवर को नहीं, फिर x रखना था मैंने, और फिर वो कर लेना था। तो मेरा ख्याल है ये आ जाना शायद 6 लाख शायद आ जाता, और कितना 720, और ये कितना आता 1050 1080। ये भी निकाला है आपने, ये जिसने निकाला है उसकी गलती ये है, वो समझ रहे हैं इंग्लिश में फिक्रा लिखा हुआ है टोटल फ्यूल कॉस्ट। आई क्या बड़ा सियाना है, उसने इंग्लिश में टोटल फ्यूल कॉस्ट नहीं कहा, उसने कहा फ्यूल कॉस्ट पर आवर, तो वो पर आवर तो है ही नहीं मेरे पास, घंटे हैं, पर आवर तो नहीं है, तो वो मैंने एक्स रख लिया। मेरी बात समझ आ रही है?
कई बच्चे कहते हैं अगर हम ये इक्वेशन ना लगाना चाहें तो क्या करें, फिर वही तरीका जो इन्होंने किया था, ये इन्होंने किया है और किसी ने भी किया है। वो तरीका क्या है, 18 लाख की टोटल फ्यूल कॉस्ट है, नीचे घंटे जो लेने हैं ना वो उस वेट के मुताबिक ले लें जो उसने साइन किया है। किस वेट के मुताबिक? उसने कहा था ए बी के जो 22,000 घंटे हैं वो 1 टाइम है, और जो वो दूसरे के हैं 12,000 घंटे वो 1.5 गुना ज़्यादा रेट है, तो वो 1.5 गुना नीचे ये वेट बढ़ा लो, मतलब घंटे 1.5 गुना बढ़ा लो। ये कहाँ नहीं हुआ, मैं इसलिए ये तरीका करता नहीं, लेकिन क्योंकि ऊपर रकम के अंदर वो बेस इस्तेमाल हुई है तो मैंने नीचे ये घंटे बढ़ा लिए। ये तरीका इन्होंने किया होगा, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली समझाना एज अ टीचर मेरे लिए ये मुश्किल है, मुझे नहीं आता ये मैथ का कि पाए ने क्यों वो एक ले है तेनों की 1.5, यानी इसको बढ़ाया, घंटे तो बढ़ाने को कहा ही नहीं, ये कोई मैथ का जुगाड़ू लगा हुआ है। तो क्योंकि साफ सी बात है क्यूटी या क्यूएम तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, असल में इसके अंदर वो 1 और 1.5 का जो रिलेशन इस्तेमाल हुआ था ना, आई कैप ने कहा घंटों में भी वो रिलेशन फिट करो ताकि लाइक विद लाइक हो जाए फिगर्स। अब आप करोगे तो 45 रुपये आ जाएगा। कई लोगों ने जो डायरेक्ट किया वो ऐसे भी किया है, वो ठीक है, गलत नहीं है। इवन आई कैप ने भी ऐसे ही किया हुआ है। और आई कैप ने ऐसे क्यों किया है, उसके पीछे जो मुझे दिमाग में आ रही है, मुझे नहीं पता उनके ज़हन में क्या फ़िलॉसफी है, कि असल में जो इसके अंदर इस्तेमाल हुए हुए ना वो 1 और 1.5 इस्तेमाल हुआ है, तो नीचे घंटों को भी 1 और 1.5 करके ताकि दोनों रकमें क्या हो जाएं, लाइक विद लाइक, फिर इस नीयत से किया उन्होंने। लेकिन मुझे साफ सी बात है, मैं एज आपको कराने से पहले मैं सवाल कई दफ़ा खुद भी करता हूँ घर में, एक दफ़ा ज़रा चेक करूँ मुझे क्या आता नहीं आता, या मेरा जवाब सही है कि गलत है। तो मैंने ऐसे ही किया था, जो मैंने पहली दफ़ा कर लिया ना, मैंने क्लास में भी वही कराना है। आई कैप का तरीका ये मैंने बाद में देखा था, तो मुझे आई कैप के कई दफ़ा तरीके जो हैं हज़म नहीं होते, या मुझे तो हो जाते हैं हज़म, लेकिन मैं आगे बच्चे को कैसे कन्विंस करूँगा, ये कम्युनिकेट करूँगा, वो मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये तो सबको समझ आ जाएगा। इसमें नो डाउट थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लिख लिए मैंने, थोड़ा टाइम ज़ाया हो गया, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आ रही है कि यार असल में घंटों को नहीं हम बढ़ा रहे, असल में वो जो पर आवर रेट था ना रुपयों में, उस रेट के साथ उसने वो असाइन की हुई है परसेंटेजेस। पता नहीं, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई हो। अब सॉल्व करोगे आ जाएगा। 9 क्या था, 990, 990 और 810, इसी इक्वेशन से निकाल लो ना। नई बात समझ आई, आवाम को बात समझ आ गई है तो अच्छी बात है जी, नहीं आई तो अल्लाह के हवाले। जिनको नहीं आई मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है फ्यूल कॉस्ट, और अगर नहीं भी आई 8 नंबर का सवाल है, 1 नंबर कट जाएगा, 2 कट जाएंगे, 6 तो फिर भी मिल जाएंगे। तो ज़िंदगी आसान रखें, अपनी ज़ात को ओवर टेंस करके कॉस्ट को मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं। सवाल नंबर 12 के बाद अगला कौन सा था, वो मेरा ख्याल है लड़कों को कोई और दिया हुआ था और लड़कियों को जी 13 और 15, 13 और 19, हाँ जी 13 और 19 जी किया है कि नहीं, नहीं किया जवानों, 13 और 19 हाँ हो गए। आपने कौन सा, लड़कों को कौन सा दिया था, क्वेश्चन 13, आंसर बताओ जरा, आंसर बोलना बेटा 13 का फाइनल आंसर बस बताओ फाइनल। और इसमें इक्वेशन बनानी थी, क्या करना था, इक्वेशन है, चलो ये सही है, इक्वेशन की प्रैक्टिस है जी। क्वेश्चन 13 में ए और बी का फाइनल आंसर बता दो बस मुझे, ए और बी का। 8380 डिपार्टमेंट ए का 13 क्वेश्चन में बेटियों 8380 और बी का 11250, आपका गलत है 13 का 838011। इक्वेशन के आंसर क्या है जरा बताना यार, इनके गलत हैं बच्चे के। इक्वेशन के आंसर ये z की इक्वेशन का आंसर आया था 2990, ये आपका ठीक है, फिर आपने कहीं और गलती किया है। और दूसरी 45, बस आपने जमा करने में गलती किया मुझे लगता है, बाकी इक्वेशन सही है तो फिर तो गलती होना चाहिए यार, लापरवाही कर गए हो बस, कोई नहीं। आगे चले जी, क्वेश्चन नंबर 13 और 19, 14 था क्वेश्चन 14 जी जनाब 14, अच्छा जी 14 पर आ जाए, किसी ने किया हो
हाँ भी, ख़वातीन में से आखिरी 2 रोज़ में से कोई बच्ची जिन्होंने किया हो प्लीज़ कॉपी चेक करवा दें ज़रा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 14 बेटियों। हाँ जी जी जनाब, जिन्होंने किया है ये क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन को टैली करने से पहले एक दो बातें बता दूं, जी। A1 के लिए है सिर्फ। एक मिनट मुझे बता लेने दो, अगर आपका सवाल ना हुआ ना कवर फिर आप पूछ लेना है। चलो भाई बच्चे जवानों सुन लें, सबसे पहली बात खामोश रहना है। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं पढ़ रहा हूं, आपके कई सवाल होंगे मुझे पता था, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने के बाद फिर मैं आंसर टैली करूंगा और पढ़ने में ही मैं आपके मसाइल डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ट्राई किसने किसने किया ये पहले हाथ खड़ा करें जी। हाँ लड़कों में कम लोगों ने किया है कोशिश, चलो नहीं हुआ कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन में वो कहता है रिक्वायरमेंट में आए तो प्रिपेयर अब आपने सवाल नहीं पूछना और आपस में डिस्कशन नहीं करनी, बच्चे सब देखें, फिर ऐसी कोई बात बीच में आप स्किप कर जाएंगे जो मैंने बताई और आगे इस्तेमाल होनी हो। कहता है प्रिपेयर अ फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, आपने शीट ही बनानी है शोइंग ओवर और अंडर अप्लाइड ओवरहेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। असल में ये जो सवाल है ना इसमें बजटेड शीट नहीं बनानी, इस सवाल में एक्चुअल शीट बनानी है। मुझे कैसे पता चला, जब भी शीट के फौरन बाद वेरिएंस पूछ लेना तो ये स्टेप नंबर 4 और 5 मांगा है। एक्चुअल शीट लिखा नहीं कहीं इंग्लिश में, एक्चुअल का जब भी शीट के साथ क्या मांग ले, वेरिएंस मांग ले हर डिपार्टमेंट का। नो डाउट ये सवाल मुझे आपको देना नहीं चाहिए था, इसके मुतबादिल मुझे 11वां सवाल देना चाहिए था, लेकिन कल ज़रा आपको भी जल्दी थी और मुझे भी जाने की शायद, तो मैंने लापरवाही की। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको नहीं देना चाहिए था, लेकिन चलो एक्चुअल शीट का फॉर्मेट तो वही होता है, खर्चे सारे वही हैं। आपने इसको बेटियों खामोशी से देखो प्लीज़। तो अंडर ओवर अप्लाइड, जब भी शीट के साथ वेरिएंस आ जाए तो समझ जाओ उस सवाल में जो डाटा शीट में ले रहे हैं आप वो बजटेड शीट नहीं है। कौन सी है? बल्कि वैसे अगर आप इसी सफ़े के टॉप पे हेडिंग देखें तो हेडिंग क्या दी हुई है, एक्चुअल एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट विद वेरिएंस। वेरिएंस उसको ही कहते हैं, अंडर ओवर को वेरिएंस कहते हैं, फर्क। वेरिएंस का मतलब होता है फर्क, डिफरेंस। चलो तो डाटा ऊपर क्या दिया है, जुपिटर कंपनी के 2 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन और एक सर्विस है, और कंपनी ने अपना एब्जॉर्प्शन रेट पहले ही निकाल के दिए हुए हैं आपको। डिपार्टमेंट ए का रेट है 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डिपार्टमेंट बी का रेट क्या है 40 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो ये बेटा आपको डिपार्टमेंटल OAR निकाल दिए हुए हैं। स्टेप नंबर 1 हो चुका है, स्टेप नंबर 2 हो चुका है, स्टेप नंबर 3, 4, 5 शायद आपको करना पड़े या खाली 4, 5 करना पड़े। तो ये स्टेप्स आपने करने हैं। रेट निकालने के पीछे अब भागना नहीं, रेट निकाल के दिए हुए हैं। पहले डिपार्टमेंट में रेट की बेस है लेबर कॉस्ट, दूसरे डिपार्टमेंट में रेट की बेस है, अच्छा अब नीचे ये इंफॉर्मेशन उसने आपको दिया है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है, ये तो शीट में नहीं आती। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये भी शीट में नहीं आती, डायरेक्ट लेबर आवर भी शीट में नहीं आएगा, बेस के तौर पे यूज हो सकता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बेस है, फ्लोर स्पेस बेस है। अब नीचे जो एक्सपेंस दिए हुए हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इस सवाल के साथ मसला ये है कि उसने ना ऐसी ऐसी फजूल बेसिस बताई हुई हैं खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो हमारे टेबल में कहीं पे भी नहीं है। तो अगर सवाल में खुद बेस बता दे फिर मेरा वाला टेबल अप्लाई नहीं होगा। वो टेबल रटना अप्लाई तब करना है जब एग्जामिनर आप पे छोड़े कि तुम सेलेक्ट करो अक्लमंदी से। यहाँ अक्ल का इस्तेमाल कम है, दी हुई स्टेटमेंट को देखना है। जैसे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को और सर्विस डिपार्टमेंट के तमाम एक्सपेंसेस को किस बेस पर एलोकेट करना है, तो सर्विस डिपार्टमेंट को तो जब तक टोटल नहीं आएगा वो तो नहीं मैं करूंगा। सर्विस डिपार्टमेंट के तो जब टोटल आ जाएंगे सारे तब मैं उनको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को किस बेस पे करना है, यानी ये जो 2,17,400 है ना, इसको आपने ऊपर 3,38,800
और 259 इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इसकी बेस पे कर देना है टोटल करके। उसके बाद फैक्ट्री ऑफिस प्रीमिसेस का एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर है, इनको किस बेस पे करना है? उसने कहा फैक्ट्री के जो ऑफिस एक्सपेंस है और कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन है उनको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस पे करना है। और सारे, हालांकि यार डेप्रिसिएशन का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से दूर दूर तक कोई वास्ता, उसने बस आपकी ये सोच को चैलेंज किया कि बच्चा ये पकड़ के तो नहीं बैठा हुआ कि सर ने जो बेसिस बताई थी ये तो उसके खिलाफ है, ये तो गलत है। सवाल गलत नहीं होता, ये पॉइंट है। उसने आपको टेबल से हट के बेसिस बताई हैं और आपने उन्हीं बेसिस को यूज़ करना है जो क्वेश्चन में दी हैं, ठीक है। सबसे पहला खर्चा क्या था? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे करना है। ऑफिस के एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस, बिल्डिंग के एक्सपेंस की बेस नहीं बताई हुई नीचे, वो फिर फ्लोर स्पेस ही होगी। आगे सर्विस डिपार्टमेंट के ये एक्सपेंस दिए हैं, इनको अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इनको पहले कॉपी कर लें, फिर सारे जब टोटल आ जाएगा ना सर्विस डिपार्टमेंट, इसको भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट की अमाउंट आई है इसको सर्विस डिपार्टमेंट के कॉलम में छाप लूंगा। बाकी भी सर्विस डिपार्टमेंट के जब सारे खर्चे आ जाएंगे इकट्ठा उनको किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? डायरेक्ट लेबर। यानी दो तरीके हैं, या तो इस रकम को अभी तकसीम कर लें 1,12,800 को डायरेक्ट। अक्लमंदी ये है कि इसको सर्विस डिपार्टमेंट की जो हेडिंग है ना उसके नीचे लिख लें, बाकी खर्चे भी उसके नीचे आएंगे जब, तो फिर टोटल को इकट्ठा ही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है। आपने शीट बनानी है और वेरिएंस निकालना है, शीट तक के लिए आपको कर लेना चाहिए था, आगे आप छोड़ भी देते तो कोई मसला नहीं था। तो शीट जिन्होंने बना ली है वो अक्लमंद है, जिन्होंने शीट नहीं बनाई तो वो फिर उन बच्चों ने अपना टाइम ज़ाया किया है। और वो फिर इसका मतलब है पेपर में भी ऐसी कोई थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटी आ गई तो वो सवाल ही छोड़ाएंगे। ये अप्रोच की मसला है, गलती है, मतलब बेवकूफ़ी कहता हूँ मैं इसको। अच्छा, अब आपका सवाल क्या था? शीट के बाद वाला वेरिएंस नहीं, वो मैं कराता हूँ, आप वेरिएंस छोड़ दो, बाकी शीट तक मुझे बताओ जो बात आपको आपके सवाल का जवाब हो गया है वो अच्छा वो शीट के बाद वाली बताते हैं। और शीट में किसी का कोई मसला? अब ये ख़वातीन कुछ करके आई हुई हैं, ज़रा प्लीज़ आप जिन्होंने शीट बनाई है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को लिखा हुआ है 130,440 और 86,960। मैं टोटल नहीं बोल रहा, बस डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ऑफिस एक्सपेंस के 15,120, 23,760, 43,20 और 43 नहीं, अच्छा टोटल नहीं, सॉरी। डेप्रिसिएशन में भी ऐसी है 15,750, 15,750, 24,750, 40,500, ऐसे ही है। नेक्स्ट, फैक्ट्री बिल्डिंग के एक्सपेंस एरिया की बेस पे 21600, 21600 अगेन और 10800, प्लीज़ चेक करें 10800। अच्छा, सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस ये बच्ची ने तो डिस्ट्रीब्यूट कर ली हैं, मैं उसको उठा के छाप दूंगा, बाद में टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मैंने वैसे ये 6, 7, 6, 8 आंसर शायद वही आए, मैं उठा के सर्विस डिपार्टमेंट का कॉलम भी तो मौजूद है ना, उसमें कॉपी कर दूंगा, फिर टोटल को करूंगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे। आपने 2 दफ़ा किया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे, तो मैं 1,12,800 को सारी रकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, किसी भी डिपार्टमेंट के अपने खर्चे जो दिए हुए हैं वो छापने हैं, टोटल को ज़ीरो करना है। 1,12,800 को मैंने नहीं, मसलन मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट में क्या रकमें थी? सर्विस डिपार्टमेंट में पहली रकम आई 4320, दूसरी आई 40, तीसरी आई 10,000, चौथी 112। अब ये ग्रैंड टोटल आ जाएगा। हाँ जी, ग्रैंड टोटल क्या आता है ज़रा करना बेटा इसका कैलकुलेट। सॉरी 13420। अब इसको ज़ीरो करना है A1 में, और किस बेस पे करना है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे। इसको A1 में और A2 में करना है, तो किसी ने किया हो 7979452 और इधर 52। वैसे वो तरीका गलत नहीं है, जवाब सेम आएगा।
अच्छा, इससे ऊपर रकमें क्या थी जिन्होंने मेरे वाले तरीके से किया था? A1 में थी 1 30 440, 15 120, 15 750, 21 600 और इधर डैश, इसके सामने कुछ नहीं। तो ये टोटल जो आता है, हाँ जी, टोटल क्या आता है? 110 और ये टोटल 15। ये गलत लगता है मुझे, ये गलत है बेटा। ये तो पूरे नहीं होता बेटा। चलो अच्छा, टोटल करें। टू 362। जिन्होंने ये किया था उनका भी यही आंसर है, मेरे से हट के तरीका किया है, कोई मसला नहीं। मैंने असल में 2 दफ़ा सर्विस को ज़ीरो नहीं किया, मैंने ये कॉपी करके ने एक ही दफ़ा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे कर दिया, गलत नहीं है जी। क्या आता है? 210038 जी। ज़ीरो कैसे किया है? 1,32,420 जो आया है उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है हमारे पास, कितनी है? मैंने कहा था क्या करते होते हैं, हमने जिसको ज़ीरो करना था 1,32,420 टोटल खर्चा जिसको ज़ीरो करना है डिवाइडेड बाय टोटल बेस दोनों डिपार्टमेंट की, मल्टीप्लाइड बाय पहले A1 की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कर लेंगे, फिर A2 की। चेक करो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे करना है ना, ये रेट निकल आएगा एक। क्या कहते हो? ऐसे ही है? नहीं पता लगा? हो गया? समझ आ गई है? ये ले, जिन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया बेटा। वेरिएंस मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये बच्चे आपने रेट निकाला हुआ है, इसके बाद जिनकी भी ये कॉपी मुझे नहीं पता, ये रेट गलत है, रेट तो दिया हुआ था। अच्छा जी, इसमें मसले मसाइल और कोई बेटा? वेरिएंस बताने लगा हूँ। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? उसने पूछा हुआ था अंडर और ओवर अप्लाइड बताएं फॉर ईच डिपार्टमेंट, शायद ईच डिपार्टमेंट का था। अब वो कैसे निकलेगा? अंडर ओवर। सब बच्चे लिखना छोड़ दें, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, बातें बंद। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो उस्ताद मैं हूँ, साथ अली हमसाया हमसाई नहीं, तो आपसे रिक्वेस्ट है। और ये हमारा आंसर है पार्ट ए का, ठीक है? बस कोई ना भसे मेरे सिवा। अंडर ओवर अप्लाइड बेटा खामोशी से प्लीज देख लो, ये आपको ये पहली दफा होने लगा है। अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH का वेरिएंस निकालना है। तो बेटा ये जो जवाब आया ना आपका, जब भी आप ये शीट एक्चुअल डाटा लेके बना रहे हैं तो इस शीट के साथ आप बजटेड FOH नहीं लिख सकते। ये जो आपके जवाब आया है ये कौन से हैं? जो असल में कैश में या जो खर्चे असल में हमें पे करने पड़े। तो बेटा अंडर ओवर एब्जॉर्ब का जो फॉर्मूला होता है, अंडर ओवर एब्जॉर्ब का जो मैंने लिखवाया था सिंगल में, वैसे वो था FOH एब्जॉर्ब की कॉस्ट माइनस एक्चुअल, या पहले लिख लो या बाद में लिख लो, ये एक लाइन का फॉर्मूला है जो हमने इस्तेमाल करना है, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल। अब इसमें से ये जो एक्चुअल वाली फिगर है, एक्चुअल वाली फिगर है, ये आपको शीट से मिल जाएगी। एब्जॉर्ब वाली फिगर तो निकलती रेट से है। अगर आपको याद हो, इसका फॉर्मूला होता था रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। ये वाली फिगर शीट से आनी है। कहाँ से आनी है? आप जो एक्चुअल शीट बनाकर आए हैं, बताओ ज़रा। एक्चुअल शीट में ये फिगर थी हमारी 2, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है आप लोगों का, 262, 362 पूरे साल का या पूरे महीने का, जितने अरसे का डाटा है
ये एक्चुअल खर्चे हैं, एक्चुअल खर्चे दूसरे डिपार्टमेंट के हैं 2, ये एक्चुअल खर्चे पूरा साल या महीना एंड होने के बाद आए हैं, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड जब आपने प्रोडक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड की होगी तो रेट की मदद से डिवाइड कर करके लिखे होंगे, वो ये हैं। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, रेट को यूज़ करते हुए आपने जितने एफओएच प्रोडक्शन कॉस्ट में लिख दिए हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, ये ड्यूरिंग द पीरियड लिख दिए हुए हैं, ये पीरियड एंड पे पता चल रहे हैं, तो अब हमने उनका फ़र्क निकालना है, ये वेरिएंस का जवाब आएगा। अब बच्चे कहते हैं सर इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था जी, ओवर एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। कोई बच्चा बता सकता है इस डिपार्टमेंट का क्या रेट दिया हुआ था? 70% ऑफ, इसका मतलब है इस डिपार्टमेंट का रेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे बेस कर रहा है, तो नीचे एक्चुअल में दी हुई थी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट A1 की, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, लिखना नहीं वहां पेपर में फॉर्मूला, रकमें लिखनी है। तो रेट कितना है इनटू रेट, क्योंकि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे बेस कर रहा था, तो कितनी थी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? 3,888। ये इस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के मुताबिक डिवाइडेड ओवरहेड आ जाएंगे, डिवाइडेड। वैसे ये काम पहले ये होता है, वो मैंने तो ये छापना था इसीलिए पहले लिख दिया, असल में ड्यूरिंग द पीरियड ये आपने रिकॉर्ड कर लिए हुए हैं, जब महीना या साल एंड हुआ ये एक्चुअल खर्चे हमारे पास आए, अब हमने एक्चुअल को और एब्जॉर्ब का फर्क निकालना है। जी कितनी अमाउंट थी ये वाली? 272,160। पढ़ते कैसे हैं? अगर कोई आपसे पूछे बेटी आप बताओ कैलकुलेशन कर रही हो, कर लो जल्दी से। जी आपका आंसर ये नहीं आ रहा, 3,888 का लेना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मटीरियल का ना ले लेना गलती से, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 70%। जी 70% ऑफ टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहता है, तो फिर वो डिपार्टमेंट 1 की टोटल लेबर कॉस्ट ले ली थी, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज रेट है ना, वो टोटल का मतलब भी उसी डिपार्टमेंट का टोटल, सिंगल रेट थोड़ी है। अगर सिंगल रेट होता फिर कहता ओवरऑल पूरे बिजनेस में 70% ऑफ ले, फिर ये डिपार्टमेंट वाइज ना मांगता। हाँ जी पता लग गया? कोई बच्चा इसका मतलब बताना चाहे कि ये रकम का क्या मतलब है? मतलब तो पूछना ही नहीं आई कैप ने, ये तो हमने अपनी समझ के लिए बता रहे हैं, आंसर तो आपने निकाल ही लिया ये रकम, लेकिन इस रकम का मतलब कोई बताना चाहे। कोई बच्चा आपसे पूछे जी कोई क्लास फेलो यार दसो होंदा की सानू बस कढ़ना आंदा है, लेकिन अगर आपसे कोई इसका मतलब पूछे तो क्या मतलब था? एब्जॉर्ब। जी सब नहीं, हाँ बेटा गलत, माजरत, स्टार्ट पे तो एब्जॉर्ब होते ही ड्यूरिंग द पीरियड है। आए देखा ना, मसला आ गया ना, गैप आ गया मेरी और आपकी डिस्कशन का। हाँ जी और कोई जवान प्लीज? गलत हो गया जवान जी, मतलब दोस्तों मतलब अच्छा अब कैलकुलेट कर लेते हैं, जब बताने की बारी आती है ना किसी दोस्त को मिस गाइड, ओदे बेचारे दी आत्मा रोल दे देने। आपके अल्फाज, आपके दोस्त, आप अपने दोस्त को खुश इखलाकी से और नेक नियति से पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन आपके बाई चांस अल्फाज कई दफ़ा उसके लिए एक ऐसी कन्फ्यूजन बिल्ड कर देते हैं दिमाग में, हालांकि जो इन्होंने फिक्रा बोला है ये बजटेड के लिए है कि स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे जितने हमने एस्टिमेट किए वो बजटेड के लिए होता है, एब्जॉर्ब के लिए ये नहीं कहते। स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे रेट निकला था स्टार्ट पे। जी हाँ जी आप बताना चाह रहे थे, जैसे कौन? जी ठीक है, लेकिन इस आंसर का क्या मतलब है? हाँ एफओएच काफी हद तक ठीक है, और बेहतर, गलत नहीं है, ये काफी हद तक बेहतर है। ड्यूरिंग द पीरियड जब काम हो रहा है, काम होने का मतलब है जब प्रोडक्ट बन रही है। इन्होंने मेरे बताए हुए अल्फाज को मुतवादिल दिए, लेकिन बात करीब ही चले गए हैं, ये काफी करीब चले गए। जी और कोई बेटा बटी? जी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट में। साल के दौरान हमने जब भी प्रोडक्ट्स बनाई या जितनी भी प्रोडक्शन की, हमने इस रेट की मदद से
अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में ये एफओच रिकॉर्ड कर लिए हुए हैं। एब्जॉर्ब का मतलब एस्टिमेटेड नहीं है, हाँ रेट एस्टिमेटेड था, लेकिन रेट की मदद से जो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में एफओच रिकॉर्ड कर लिए वो 272 के थे। एक्चुअली जो हमें रिकॉर्ड करने चाहिए थे वो 262 के करने चाहिए थे, तो हमने तो एक्सपेंस को ओवरस्टेट किया हुआ है। हमने ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्शन कॉस्ट में रेट की मदद से इतने एफओच रिकॉर्ड कर लिए हुए हैं। करने कितने चाहिए थे एक्चुअली 262, तो हमने ओवरस्टेट किए, तभी इसका नाम क्या होता है, ओवर एब्जॉर्ब। क्या होता है इसका नाम, ओवर एब्जॉर्ब। भाएं तुसी बहुते खर्चे रिकॉर्ड कर चुके हो तो घटाओ जरा, कितना 9798, इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्ब। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब है आपने ड्यूरिंग द पीरियड अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को ओवरस्टेट किया हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आती है, मटेरियल, लेबर और तीसरी क्या है, इधर आपने एफओच ओवर एब्जॉर्ब किया था, मतलब ਤੁਹਾਡਾ जवाब भी ओवरस्टेटेड सी। उस जवाब को सही करना है। ओवर लिखेंगे तो फिर बाद में इधर से माइनस करेंगे ना जवाब को। हाँ जी इधर आ जाए जरा, यहाँ दूसरा रेट क्या था, दूसरा रेट 40 रुपए पर लेबर आवर, तो 40 रुपए पर लेबर है, कोई मसला नहीं, 40 रुपए पर लेबर आवर है, ये रेट आ गया इनटू एक्चुअल लेबर आवर्स 4000, इसके 4000 लेबर आवर 1 लाख। इसका मतलब है ड्यूरिंग द पीरियड डिपार्टमेंट A2 में जो भी हमने प्रोडक्शन की, हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में 1,60,000 रुपए के एफओच रिकॉर्ड किए, खर्चा हमारा 2,10,000 का हुआ। इसका मतलब है हमने खर्चे कम रिकॉर्ड किए थे, और खर्चा रिकॉर्ड करोगे कितने से, 538। आपने खर्चा कम रिकॉर्ड किया था, खर्चा और रिकॉर्ड करना है। खर्चा नेगेटिव में होता है ना, खर्चा नेगेटिव में होता है, तो आपने इसीलिए, वैसे तो फॉर्मूले का नेगेटिव पॉजिटिव इतना अहमियत नहीं रखता, असल अहमियत है ओवर एब्जॉर्ब लिखा है और इसके साथ क्या लिखना है, अंडर एब्जॉर्ब्ड। ले जी पता लग गया है? नहीं पता लगा, जिनको नहीं पता लगा लग जाएगा, लग पता जाएगा जी। बताएं जी बेटा, पता लग गया है? चलें आगे। और कौन सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 16 था। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 16, उसमें भी सेम यही काम है, सेम छापा है। उधर भी वेरिएंस पे आके अवाम खपती है, वो अब आपको करना है। अब वो मैंने बताना नहीं, बस उसका मैं आंसर बताने लगा हूँ, उसका मैं आंसर बताने लगा हूँ जल्दी से, फाइनल आंसर। कोई नहीं, शीट का आंसर तो पता कर लो ना, जितना करके आओ वो तो टैली कर लो, कि फिर बाद में फिर मेरे मोहताजी पे रहो। आज मैं कोशिश करूँगा आंसर बना के आज उनको, वैसे मैंने, हाँ मेरा ख्याल है, हाँ नहीं, ये कौन सा था सवाल, ऑटम 9 का, हाँ अटेम्प्ट, जी बिल्कुल। इसमें डिपार्टमेंट है P1 P2 P3, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ए पार्ट का रिपीटेड करके, P1 का आंसर है 1608, P2 का आ रहा है 2497, P3 का 2194। यहां तक ये एक्चुअल एफओच थे। इसी आंसर को इस तरह वेरिएंस में ले जाना है नीचे। अच्छा रेट इसमें सवाल में दिए हुए हैं? नहीं, इसमें रेट भी निकालने पड़ने हैं, रेट भी निकालने पड़ेंगे, सॉरी हाँ, लेकिन बजटेड डेटे से रेट निकलता है। आपको रेट निकालना, यानी इस सवाल में स्टेप 1 शीट नहीं बननी, कि बननी है, हाँ ठीक है, हो सब कुछ। स्टेप 1 शीट नहीं बननी, स्टेप 2 रेट निकलेंगे, रेट निकाल के ये वाला काम भी करना पड़ेगा। ये स्टेप 3 होता है एब्जॉर्ब, स्टेप 4 होता है एक्चुअल शीट, वो बननी थी, और स्टेप 5 में ये वेरिएंस होता है। इस सवाल में सिर्फ पहला स्टेप छोड़ दें, बाकी सारे उसने करवाए हैं 2 3 4, वो तरतीब उसने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया है। आप ऊपर हेडिंग दे रिक्वायरमेंट A एंड बी लिख के अपनी तरतीब से भी सोल्यूशन कर सकते हैं। बस शीट नहीं बनानी बजटेड, एक्चुअल शीट बननी है। मैं अगर आपकी जगह ये सवाल करता तो सबसे पहले देखता कि बजटेड शीट नहीं बननी, डिपार्टमेंट वाइज बजटेड डाटा दिया हुआ है, रेट निकालता, एब्जॉर्ब आ जाते, एक्चुअल शीट बना के ये आंसर आते, और 5वें स्टेप में वेरिएंस। ठीक है, तो मेरे पास जो वेरिएंस के आंसर मैं बता रहा हूं, लिख लो। P1 का जो आंसर है
नहीं, वेरिएंस का बेटा, वेरिएंस का मैं वेरिएंस का आंसर बता रहा हूँ। 408 अंडर एब्जॉर्ब, अगला 597 अंडर एब्जॉर्ब, और तीसरे का 206 ओवर एब्जॉर्ब। ये मैंने आंसर बता दिए, मैं कर नहीं रहा, करना आपने ही है, मैंने ये एक करवा दिया है। पिछले सवाल में और इसमें क्या फर्क है? पिछले में ना रेट दिए हुए थे, इधर वो रेट भी आपके ऊपर डाल के निकालो, हाँ जरा जवानों, तो वो ये इसने थोड़ा ज्यादती किया है, सवाल को ऐसे ही लेंथी ज्यादा बना गया है। 19 क्वेश्चन 19 की इक्वेशन बना दें, ये तो खवातीन को दिया हुआ था। ये लो क्वेश्चन 19 की इक्वेशन, आपकी पुरजोर फरमाइश पे। ये लो जी, ये इक्वेशन थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चुप करके बैठे, जल्दी करें, शाबाश। मैंने नहीं कराना, आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 21, इसको फिलहाल अभी आप ज़रा वो कर दीजिएगा होल्ड। अगर कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी होगी तो मैं ऑन करवा दूंगा, नहीं तो वैसे मेरी तरफ से लेक्चर वाइंड अप है।